अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 2 दिन इत्तेहाद न्यूज़ को किसी मसले की वजह से नशर नहीं किया गया। कुछ वजह कुछ इंतजामिया की जानिब से हिरासा भी किया गया, लिहाजा एक और ख़ास ऐलान उन लोगों के लिए जो रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। 10 वकलाओं की टीम ने हमें सपोर्ट करते हुए किसी भी मामले में ताउन का भरोसा दिलाया। तो इत्तेहाद न्यूज़ के किसी भी मसले पर लीगल टीम से राब्ता करें। लीगल एडवाइजरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। खैर, आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब हिजाब मामला अदालत में तो है, पर सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ फैसला संविधान के हक में आएगा। संविधान इसलिए लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि हिजाब ही संविधान के मुताबिक है। आर्टिकल 25 से 28 तक संविधान ने इंसानी आज़ादी, अपने मजहब के मुताबिक रहने, खाने पीने, ओढ़ने का वगैरह। लेकिन अचानक हिजाब की मुखालिफत में कर्नाटक के कुछ कॉलेजेस में पाबंदी लगाते हुए तलबाओं को क्लासेस में दाखिल होने नहीं दिया और मामला यहीं से शुरू हुआ। अब अकलियती माशरा भी अजीब दौराहे पर आकर खड़ा है। अदालत का फैसला हर हाल में मानना है, पर क्या मुल्क का हर शहरी संविधान के साथ है? हाल ही में वजीर रियासत ईश्वरप्पा ने लाल किले पर भगवा फहराने की बात कही थी। जाहिर है ये गैर संवैधानिक जुमला कहना, तिरंगे की मुखालिफत में कहना, हुकूमत में बैठकर कुछ भी कहने की आदत अब भाजपाइयों को हो चुकी है। अदालत का फैसला भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अदालत ने अगली सुनाई तक किसी तरह का हिजाब और भगवा गमछा पहनकर कॉलेज और स्कूल को ना आने का फैसला सुनाया। अब टीवी पर डिबेट जारी है कि हिजाब पर पाबंदी सही है या नहीं। टीवी में डिबेट करने वाले एंकरों की भी दलाली की कोई इंतहा नहीं। हिजाब मामले को आलमी सतह पर ले जाया जाता है। अफगानिस्तान और ईरान इराक की मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश की जाती है, पर क्या ईरान इराक अफगानिस्तान या किसी भी मुस्लिम मुल्क की मिसाल देना कहां तक दुरुस्त है? अब हम भारत में हैं और भारत के संविधान को मानते हैं, तो किसी और मुल्क से हमें क्या लेना देना। जो भी भारत के संविधान में है उसे मानना होगा। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तमाम फैसले और कार्रवाई किसी सियासी पार्टी के दबाव में लिए जा रहे हैं। क्या मुल्क में कोई भी फैसला इस बुनियाद पर लिया जाएगा जो हुकूमत में इख्तियार पजीर पार्टी चाहती है? जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, जिसकी कसम तो सियासी नेता हो या वर्दी पहनने वाले अफसर खाते हैं और किसी धर्म, भाषा, रंग, नस्ल का भेदभाव किए बगैर अपने खिदमात को अंजाम देने का हल्फ उठाते हैं, तो क्या वो अपने इस फराइज के साथ इंसाफ कर रहे हैं? ये तमाम बातें इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि पिछले 5 सालों में 140 के करीब सहाफियों पर यूपी में, यानी जर्नलिस्टों पर यूपी में मुकदमे दायर किए गए। यानी जो भी भाजपा योगी हुकूमत के खिलाफ बोलता है या मोदी योगी या भाजपा हुकूमतों से सवाल पूछता है तो इन पर कार्रवाई की जाती है। जाहिर है अब ये मामला कर्नाटक में भी पहुंच चुका है। कर्नाटक में भी किसी न किसी बहाने सहाफियों को, पत्रकारों को परेशान करने की वारदातों में इजाफा होने की इत्तला हासिल हुई है। अब संविधान के खिलाफ तिरंगे की जगह भगवा परचम लहराना या फिर गोडसे को गलत कहना देश विरोधी नहीं समझा जा रहा। हाल ही में ईश्वरप्पा के खिलाफ फरियाद दर्ज करने के लिए महज मीटिंग बुलाने पर इंतजामिया की जानिब से हिरासा किया गया, लेकिन कहानी यह बताई गई कि आप हिजाब पर मोर्चा निकालने वाले थे, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरा। फिर पूछताछ के बहाने भद्दी गालियों से नवाजना। जाहिर है ये तमाम चीजें किसी के इशारे पर होती रहती हैं, पर क्या इस तरह आप संविधान की मुखालिफत में कार्रवाई को अंजाम देने से मुल्क का भला हो सकता है? एक सोचो, फिक्र आप इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हो क्योंकि किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। लिहाजा इतना तो जरूर है कि जब तक संविधान जिंदा रहता है तब तक ये मुल्क जिंदा रहेगा, यकीनी है। वरना जो लोग आज हुकूमतों को खुश करने के लिए अपने फराइज से मुंह मोड़ रहे हैं, कल ये भी पछताएंगे क्योंकि इनकी आने वाली नस्ल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको वर्दी, ओहदा, इख्तियार इसलिए नहीं दिया गया कि तुम कमजोरों पर अपना रौब जमाओ, इन्हें गिराकर, इन्हें हकीर समझकर बात करो और एक तरफा कार्रवाई मत करो। जुल्म की उम्र बहुत कम होती है और जब जुल्म इंतहा पर पहुंचता है तो उसी जगह एक इनकलाब का आगाज भी होता है। भारत के हर फर्द को चाहिए कि वो इंसाफ से काम ले, अपनी जिम्मेदारी हर कोई निभाए। इसलिए अक्सर ये अशार जो राहत इंदौरी के हैं बहुत कुछ कहते हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज एक और अहम मौजू पर गुफ्तगू इसलिए जरूरी है क्योंकि माशरे में शक की बीमारी बढ़ती जा रही है और शक से बदगुमानी बढ़ जाती है। खासकर अगर मुस्लिम माशरे की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बिखरा हुआ कोई माशरा है तो वो मुस्लिम माशरा है। हर कोई लीडर, हर कोई रहनुमा या फिर हर फर्द अपने आप को ही काबिल समझता देखा जाता है। जाहिर है मुनाफिकत या मुखबिर के तौर पर एक दूसरे की तरफ देखने की बीमारी इस माशरे में देखी जा रही है और इस बीमारी की वजह से असल मुखबिर या मुनाफिक छिप जाते हैं क्योंकि एक दूसरे पर शक की बीमारी का फायदा इसी को हो जाता है। लिहाजा कोई भी इत्तला बाहर जो असल पहुंचाने वाले शख्स को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिक हुआ करते थे जो मुसलमानों की खबरों को दुश्मनों तक पहुंचाने का काम अंजाम देते थे। और अक्सर एक कौल टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का दोहराया जाता है कि जिस कौम में गद्दार पैदा होते उस कौम के मजबूत किले भी मिट्टी के घरौंदे साबित होते। वहीं दूसरी तरफ जासूसी का निज़ाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत ही मजबूत हुआ करता था और इसीलिए मुसलमानों ने अक्सर जंगों को आसानी से जीत लिया था, क्योंकि जितने भी जंगी तदाबीर हुआ करते थे इस पर ज्यादा तवज्जो देते थे। फिर खुलफाए राशिदीन से लेकर मुगलों तक का दौर देखिए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का मशहूर कौल है, एक जासूस पूरी फौज के बराबर होता है। पर मौजूदा दौर में देखा जाए तो जासूसी निजाम तो छोड़ो, एक दूसरे पर ही शक में मुब्तला नजर आ रहे हैं। अगर 4 लोग जमा है तो एक दूसरे पर शक करते रहते हैं। अब क्या ऐसी कौम वाकई किसी नतीजे कन जंग में फतह पा सकती है? लिहाजा मोमिन मोमिन का आईना है, या यूं कहिए कि मोमिन मोमिन का भाई है कहा जाता है। हम बजाय एक दूसरे पर शक करने के दूरअंदेशी फरासत के साथ किसी मौकूफ की तरफ आगे बढ़े। यकीनन माशरे में मुनाफिक हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन महज हमारी सुबह शाम इसी तस्करे में गुजरती रहेगी तो मुश्किल हालात में किसी हल की तरफ बढ़ना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। और याद रखो, जो मुनाफिक होगा बहुत ही कलील वक्त तक कामयाब होगा। नुकसान जरूर होगा, लेकिन मुनाफिक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकता। जरूरत है एक दूसरे पर एतबार करते हुए कामों को अंजाम देते रहे, क्योंकि कुरान इसकी गवाही देता है, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। मतलब मोमिनों की फतह यकीनी है। कौन क्या कर रहा है इस पर काफी वक्त गुजर चुका है, काफी बहस मुबासे हो चुके हैं। एक दूसरे की टांग खींचने का हुनर हमने बखूबी सीख लिया है। एक दूसरे को भला बुरा कहने में दुनिया की तमाम कौमों से हम आगे हैं, पर कहीं तो इसे रोकना होगा। बहरहाल किसी भी जगह पर मीटिंग होती है, इजलास होती है तो खबर किसी तरह बाहर पहुंची जाती है, लेकिन किसने पहुंचाई इस पर 100 बार तस्करा करने से, एक दूसरे पर शक करने से अच्छा है इस मामले को अल्लाह की तरफ मोड़ दिया जाए। हो सकता है वो बाज आ जाए, अगर नहीं भी आता है तो कोई मुश्किल बात नहीं। बार बार उसी पर तस्करा कर हम अपने भाईचारे को बर्बाद कर रहे हैं। इत्तेहाद की जगह नफरत इंतशार का बास बनने लगता है। और वैसे भी अल्लाह बेहतर तदाबीर अख्तियार करता है। कोई भी कितनी भी खबरों को कहीं पर भी पहुंचाए, कुछ नुकसान होने वाला नहीं, जब तक हम खुलूस के साथ अपने कामों को अंजाम देने वाले ना बनते हो। लिहाजा इस बीमारी से सभी को पाक होना है। अपने जहनों में किसी की तस्वीर है तो इसे मिटाकर एक दूसरे से अच्छे बेहतर ताल्लुकात बनाए, एक दूसरे की मुश्किलों में मिलजुल कर कामों को अंजाम देने के मंसूबे बनाए। इस बीमारी ने अब तक बहुत नुकसान किया, जाहिर है इससे गिरोहबंदी पनपती है, इससे कायद नहीं पैदा होते, क्योंकि शक्की मिजाज इंसान को किसी भी शोबे में कामयाब होने नहीं देता, तो फिर कौमी सतह पर बहुत ही मुश्किल होता है। लिहाजा एक बार पूरी मिल्लत से अज़ीज़ाना गुजारिश, जो भी है या नहीं, इस मामले को अल्लाह पर छोड़कर अपना भाई समझे, क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के बारे में कीना, बुग़्ज़, कपट, नफरत बहुत पाई जाती है और यही कौम के मुत्तहिद होने नहीं देती। अगर मशवरा भी करो तो एक दूसरे पर शक करना या फिर इसका क्रेडिट कोई और लेगा, ऐसी सोच कभी इज्तिमाई मौकूफ में कामयाब होने नहीं देती। लिहाजा शक का इलाज नहीं, इस बीमारी से बड़ी बड़ी कौमें तबाह हो जाती है। बराए मेहरबानी एक दूसरे पर शक करना छोड़े, यही आज का पैगाम। ऐसा लग रहा है कि कोरोना की अब मौत करीब आ चुकी है। कुछ लोगों ने तो कोरोना की मौत का ऐलान भी कर दिया। खैर, आज से RT-PCR की सख्ती को रद्द कर दिया गया। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से ऐलान किया गया है कि रेल, बस या हवाई जहाज से कर्नाटक में दाखिल होने के लिए किसी तरह RT-PCR की सख्ती नहीं है। ऐसा महकमा सेहत के अनिल कुमार ने बताया। बेलगाम, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा की सरहद पर होने की वजह से 2 रियासतों में तिजारत और मुलाजमत के लिए काफी नकल हरकत होती रहती है। आवाम को काफी परेशानियों का सामना RT-PCR की वजह से हो रहा था, लेकिन अब रियासत कर्नाटक ने RT-PCR सख्ती को हटाने से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। आज बेलगाम जिला पुलिस कमिश्नर बोरलिंगिया और DYSP रविंद्र गडाद ने कहा कि हिजाब मामले को लेकर किसी तरह की तशवीशनाक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल न करें। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में हिजाब और भगवा शाल पर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कुछ शहरों में पथराव की वारदातें पेश आई। शिमोगा में 144 कलम लगाया गया तो रबकवी बनहट्टी में कर्फ्यू भी लगाया गया। लिहाजा रबकवी बनहट्टी में पथराव मामले 15 नौजवानों को गिरफ्तार करने की इत्तला हासिल हुई। इसी के मद्देनजर रियासत के स्कूल कॉलेजेस को 3 दिन तक बंद रखा गया था। अदालत का फैसला 14 तारीख को आना है। बेलगाम जिला पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर हिजाब या भगवा शाल पर किसी तरह की पोस्ट को अपलोड न किया जाए, ऐसा ऐलान किया गया है। बेलगाम दरबार गली IQ मॉल में अन्निसा लेडी शॉप की इफ्तिताह अमल में आई। खालिस मस्तूरात के लिए तमाम तरह के जरूरी कपड़े यहाँ पर दस्तयाब होंगे। इस तरह की शहर बेलगाम में पहली मरतबा खालिस मस्तूरात के लिए जरूरी कपड़े, क्रीम और दीगर जरूरी चीजों की दुकान का कयाम अमल में आया है। इस वक्त मौलाना साजिद ने दुआ फरमाई।
खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बेलगाम में काजी कॉम्प्लेक्स में अन-निसा नाम से खालिस मस्तूरात के मखसूस ज़रूरी इस्तेमाल के कपड़ों की दुकान शुरू हुई है, जहां सिर्फ़ और सिर्फ मस्तूरात आएंगी और बहुत ही मुनासिब दाम होंगे। मकसद सिर्फ मस्तूरात का ख्याल है। गाड़ी के लिए काले बच्चे मशीन का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे पीर व मुर्शद हज़रत पीर बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 795वां उर्स और संदल शरीफ मनाया जा रहा है, जिसके हम खादिम हैं। और इसी के साथ साथ हम तमाम हज़रात का, खुसूसन डिफेंस का, पुलिस डिपार्टमेंट का, कैंटोनमेंट बोर्ड का हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और जिन लोगों ने भी हमारा साथ दिया, हमारा ताउन किया, हम सब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हिंदू मुस्लिम भाई जो भी हमारा साथ दिए हैं, हम सब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हर वक्त हर साल जो है हमारा इसी तरह साथ देंगे और हम जो है इसी तरह ये संदल और उर्स शरीफ मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सलाहुद्दीन भाई और रफ़ीक भाई, इनके पूरे रफ़ीक़ाकार और इनके पूरे ख़ानदान के अहल खाना के जानिब से हज़रत सैयदना शेख बदरुद्दीन आरिफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 795वां उर्स जो मनाया जा रहा है, बेलगाम शहर के और पूरे अतराफ़ व अकनाफ़ के जितने भी हाज़रीन हैं, सबको इस उर्स की मुबारकबाद पेश करते हैं। सरकार बदरुद्दीन शाह सरकार हम सबको और पूरे बेलगाम शहर को अमन और कोविड वबा से बचा कर रखें। और हम पूरे भाइयों के यहाँ पर जो कॉरपोरेशन है, यहाँ के जो डिफेंस है, पुलिस कमिश्नर्स हैं, जितने भी अहबाब जो भी साथ दिए हैं, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड का और पूरे जितने भी इसमें अहले खाना की जानिब से जो भी रफ़ीक़ाकार मदद फरमाई है, उन सब का इस उर्स कमेटी की जानिब से सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पूरे जितने भी यहाँ पे खुद्दाम हैं, हज़रत सलाहुद्दीन भैया और रफ़ीक भाई और इनके पूरे अहले खाना के जितने भी बुजुर्गार हैं, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस बार उर्स कमेटी की जानिब से जो पहले भी करते आए हैं, उन सबको अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। मेरा नाम अनीस अहमद चिश्ती है और हमारे साथ और रफ़ीक़ाकार हैं। इसी तरह हर जगह से भी हमारे रफ़ीक़ाकार आए हैं सरकार के उर्स में शामिल होने के लिए। हम पूरे बेलगाम शहर के मुक्तदीन, उलमाए कराम, मशाइख दीन और सबको इस मुबारक मौके पर हज़रत शेख बदरुद्दीन आरिफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स का मुबारकबाद पेश करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका रियासती कमेटी की जानिब से एक जो फरवरी 14 को रियासती कर्नाटक की हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है, उस बजट के सिलसिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक स्टैंड है कि ये जो आने वाला बजट है वो एक अवामी बजट होना चाहिए। यानी कि अवाम के लिए खुसूसी तौर पर जो पिछड़े तबक़ात के लिए है, इनके लिए कम से कम 10,000 करोड़ ये अक़लियती तबक़ों के लिए इसमें रिज़र्व रखना है।
और साथ साथ में नॉर्थ कर्नाटका में जो सबसे बड़ी ज़ुबान बोली जाती है उर्दू, ये उर्दू के डेवलपमेंट के लिए, उर्दू स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए फौरी तौर पर ये बजट में ग्रांट्स को सैंक्शन करना है। और इसी के साथ साथ जो उर्दू जो एक कर्नाटक की सबसे दूसरी बड़ी एक ज़ुबान है, इसके लिए नॉर्थ कर्नाटका के अंदर एक उर्दू यूनिवर्सिटी को क़ायम करना है। ये एक हम लोग का हमारा एक डिमांड है। और इसी के साथ साथ जो सेहत के सिलसिले से जो एक हमारा एक बजट में जो सेहत के लिए जो हमारा एक ख़ास ख्याल रख के एक बजट निकाला जाता है, तो उसके अंदर हमारे कर्नाटक के अंदर जो आने वाले बजट में एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसके तहत हर एक गरीब को, अमीर को, सबको मुफ्त एक इलाज मिल सके। सरकारी हॉस्पिटलों में हो, प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो, एक मुफ्त इलाज सबको दिलाना एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो इसको ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम लोग ये हुकूमत के ऊपर एक दबाव डाल रहे हैं। और इसके साथ साथ भी बहुत सारे मसले हैं। सदाशिव आयोग, एक जो सदाशिव आयोग का जो इम्प्लीमेंटेशन है पिछले 25 सालों से नहीं हुआ, तो इसको भी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना है। और साथ साथ में खुसूसी कर्नाटक के लिए जो कर्नाटक में सरोजिनी महिषी वर्दी है, जो एक सरोजिनी महिषी की जो एक रिपोर्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसके तहत यहाँ के रियासत में हमारे जो कन्नड़ ज़ुबान बोलने वाले जो नौजवान हैं, जो यहाँ के मुकामी नौजवान हैं, इनको रिजर्वेशन मिल सके। हर एक फैक्ट्रियों में, हर एक कंपनियों में इनको रिजर्वेशन मिल सके। तो ये चंद चीज़ों का मुताला करते हुए हम लोगों ने एक रिपोर्ट को पेश किया है। ये रिपोर्ट के ज़रिए हम कर्नाटक के मुख्तलिफ यहाँ के अपोजिशन पार्टीज़ को, MLCs को मिलकर उन सब लोगों को समझाया है कि आप ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आप भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसमें कामयाब भी हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 14 तारीख को जो बजट पेश होने जा रहा है, तो उसके अंदर हमारे जो हम लोगों जो पॉइंट्स को मेंशन किया है, उसको हुकूमत ज़रूर शामिल करेगी। इसके अंदर बहुत सारे मुताले हैं, जैसे कि छोटे कारखाने जो है वो पैंडमिक की वजह से बंद हो चुके हैं, उसको फिर से दोबारा स्टार्ट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए हुकूमत को स्पेशल पैकेज देना है, जिसके तहत वो छोटे जो हमारे फैक्ट्रीज है, जो छोटे स्टार्टअप्स है, वो जल्द से जल्द उनको कुछ मदद मिल सके। और जो रियाट्स में, कर्नाटक के अंदर जो रियाट्स के जो मुतासिरीन हैं, उनको अलग से 2000 करोड़ रुपए उनके वास्ते रिज़र्व रखकर ऐसे जो मुतासिरीन को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हुकूमत से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको सेपरेट 2000 करोड़ रखकर उनकी मदद की जाए। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर्स में खुसूसी तौर पर कर्नाटक के नौजवानों को उनको रिजर्वेशन के तहत उनको प्राइवेट सेक्टर में भी उनको एक रिजर्वेशन का एक सिस्टम बनाकर उनको जल्द से जल्द उनको अपने रोज़गार के लिए इसको एक रोज़गार के लिए मदद करने के लिए भी हम लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो GST के ज़रिए जो हमें रोज़मर्रा की परेशानियाँ हो रही हैं, कि रोज़मर्रा जो इस्तेमाल किए गए हमारे ज़रूरत की चीज़ों पर बिना वजह GST को ज़्यादा किया जा रहा है, तो उसको फ़ौरन कम कर जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है उसको GST को घटाना है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बहुत लोगों को काम नहीं है, बहुत लोग लॉस में जा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक मददगार साबित होगा। किसान हैं, किसानों के लिए भी जो उनका एक MSP है उसको और बढ़ाने के लिए भी हम लोग इसके ज़रिए मांग कर रहे हैं। मुफ्त में घर देने का स्कीम है, उसको फ़ौरन उसको लागू करना है, क्योंकि जो कर्नाटक का ख्वाब है, यहाँ पर कोई एक झोपड़ी में या कोई एक छोटे घर में नहीं रहे, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक आदमी को पक्का मकान देना, हर एक आदमी को फ्री एजुकेशन देना, और हर एक आदमी को फ्री बेसिक फैसिलिटीज़ देना, और हर एक आदमी को फ्री हेल्थ केयर देना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मगर अफसोस इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मगर इस बजट में खुसूसी तौर पर ये 3 सेक्टर के ऊपर, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक नीड्स, इस 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर यहाँ के अवाम को ये 3 चीज़ें फ्री मुहैया कराने की भी मांग कर रहे हैं।